हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लियोट्रॉपी एंड प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या होता है मल्टीपल एलील्स? जो बहुत सारे एलील्स में शो करते हैं, मतलब कि दो से ज़्यादा एलील्स में शो करते हैं, डेटा मल्टीपल एलील्स। ठीक है ना। ब्लड ग्रुप में हमने देखा था IA, IB एंड IO ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में। अब है प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। देखो, प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि एक जीन अगर बहुत सारे इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना, तो वो होते हैं प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ द जीन टू एक्सप्रेस वेरियस phenotypic effects at various locus is called the pleiotropic, and the genes responsible for pleiotropy is termed as the pleiotropic genes। ठीक है ना। मतलब कि एक जीन के पास ये कैपेसिटी होना कि वो एक टाइम पे बहुत सारे जो अलग अलग इफेक्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, वेरियस लोकेशन पर, लोकस मतलब कि वेरियस डिफरेंट प्लेसेस पर। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, और जो जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द एबिलिटी ऑफ द जीन टू हैव मैनी इफेक्ट्स इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपी। मतलब कि जीन के पास अगर एबिलिटी है कि वो बहुत सारे इफेक्ट शो कर रहा है एट द सेम टाइम एट द डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है ना, तो वो होता है प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। देखो एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल है, इन द पी प्लांट द कलर ऑफ द फ्लावर एंड द सीड कोट आर एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल जीन। मतलब कि जो फ्लावर का कलर है और सीड कोट का कलर जो होता है उसको एक ही जीन एक्सप्रेस करता है। अब फ्लावर का कलर जरूरी तो नहीं है कि सीड कोट के कलर से मैच करता हो, डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो डिफरेंट जो इफेक्ट्स है वो शो करता है। एक जीन अलग अलग अगर इफेक्ट शो कर रहा है, अलग अलग जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी कि वो अलग अलग तरीके से अपने इफेक्ट्स को शो कर रहा है। अब देखिए, अगर ह्यूमंस के लिए एग्जांपल देखें, इन द ह्यूमन बींग्स अ हेरिडिटी डिसीज जिसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं इज कॉज ड्यू टू द प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ द जीन्स। जो एनीमिया होता है, एनीमिया डिसीज जो होता है, सिकल सेल एनीमिया, वो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट जो है उसकी वजह से होता है। देखो उससे उसकी वजह से क्या होता है, अब देखते हैं। ये देखो, एक नॉर्मल जो ब्लड सेल होता है वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है ना, राउंड शेप की जो होते हैं वो नॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब कि नॉर्मल आरबीसीज जो हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, राइट, राउंड शेप। लेकिन अगर सिकल सेल आरबीसीज हैं, सिकल सेल ब्लड सेल्स जो हैं, तो उनके शेप इस तरीके के होते हैं कुछ सी। ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से ये जो है वर्कआउट करते हैं, देखते हैं, चलो। The inheritance of sickle cell anemia in human beings is good example for lethality. It is also a good example of pleiotropy। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक क्या है, हेरिडिटी डिसीज है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोलीज एनीमिया। ठीक है, कॉमन अमंग्स द सर्टेन अफ्रीकन ट्राइब्स। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पर होता है, अफ्रीकन ट्राइब्स जो है, मतलब कि अफ्रीकी की साइड पे ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। The gene causes the production of the abnormal hemoglobin. As a result, the shape of the RBCs cells containing becomes distorted and sickle shaped। मतलब कि जो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द जीन कॉसेस द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। मतलब कि जीन में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाता है जब सिकल सेल एनीमिया होता है, तो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट जब शो करता है। ठीक है, और शेप जो होते हैं आरबीसीज के वो कैसे हो जाते हैं, शिकल शेप के हो जाते हैं। मतलब कि नॉर्मल आरबीसीज आर ऑफ राउंड शेप, ठीक है, लेकिन ये कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप हो जाते हैं, चेंजेस इट शेप। ठीक है, ये सिकल शेप बन जाता है, या फिर ये कह सकते हैं हम, इस तरीके का जो शेप है ये शिकल शेप हो जाता है। ठीक है ना। सी, homozygous individuals normally die early life due to the सर्व एनीमिया। ठीक है, हाउएवर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास दोनों नॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो होमोजाइगस होते हैं वो यूजुअली क्या होता है, जनरली होमोजाइगस मतलब क्या, सेम काइंड के एलील्स प्रेजेंट होंगे, राइट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं
ब्लड ग्रुप में ही अगर हम बात कर लेते हैं कि किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है और अगर होमोजाइगस की बात कर रहे हैं तो दोनों कैसे होंगे, ए, राइट। बी है तो दोनों बी, ओ है तो दोनों ओ। लेकिन हेट्रोजाइगस की अगर बात करें तो एक कैसा है, ए है, तो दूसरा कैसा है, मे बी ओ और मे बी बी हो सकता है, राइट। वो हो गया हेट्रोजाइगस। उस केस में क्या होता है, दोनों ही टाइप की जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स में। एक नॉर्मल हो सकता है, एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। And are naturally protected against the malaria as the malarian parasites cannot live in these distorted cells। मतलब कि नेचुरली ये एनीमिया से, सॉरी, मलेरिया से प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मलेरिया पैरासाइट्स होते हैं वो इस तरीके की कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इनहेरिट द जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब कि क्या होते हैं, पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब कैसे होते हैं ये देखो, ये जो है हेट्रोजाइगस कैरियर है। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, डिफरेंट, ठीक है। एक कैसा है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, और एक कैसा है, सिकल सेल वाला हेमोग्लोबिन है। ये जो है एबनॉर्मल, उसके ऊपर ऐसे एस बना हुआ है, राइट। और दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है। तो दोनों के क्या बने, अलग अलग जो है सी गैमिट्स फॉर्म हुए, ये एच बी एच बी एस, ठीक है। अब इन दोनों में F1 जनरेशन जो है किस तरीके की ऑप्टेन हुई, सी देखिए, एच बी, दिस एच बी क्रॉसेस विद दिस वन, देन दिस क्रॉसेस विद दिस वन, देन दिस एच बी एस, सिकल सेल का एक बार इसके साथ क्रॉस और एक बार इसके साथ क्रॉस। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, देखो ये तो अर्ली स्टेज में डाई हो जा रहे हैं, ठीक है। 25% जो है वो अर्ली स्टेज में सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो है डाई हो गए। अब नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो कितना आया, 25% आया, राइट। लेकिन जो एबनॉर्मल है जिसमें कैरियर है, कौन सा कैरियर है, सिकल सेल एनीमिया वाला कैरियर है, वो कितना आया, 50% आया, राइट। यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मतलब कि इसका रेशियो क्या हुआ, 2:1, राइट। दो कैरियर है और एक नॉर्मल है, 2:1, दो कैरियर एक नॉर्मल, ठीक है। अब सी, on the basis of the above result, it is clear that the carrier and the normal offsprings are produced in the ratio of 2:1। वेरिएशन क्या है, 3:1। लेकिन क्या है, एक जो होमोजाइगस है उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, क्योंकि अर्ली स्टेज में ही डेथ हो जाती है, राइट। द जीन्स फॉर द सिकल सेल एनीमिया आर रिसेसिव बट एनीमिया, ठीक है ना, एंड इज लेथल ओनली इन द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज़ है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो आपको बताती हूँ। सी, देखो जब सिकल सेल एनीमिया होते हैं ना, वो एक साथ अगर बॉडी में प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, पूरी बॉडी में, पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो रहा है, ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, राइट। तो ब्लड में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। तो अगर नॉर्मल उसकी साइज क्या होती है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उसकी, उसका देखिए सी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ क्या है कि इस तरीके का शेप है, राइट, वेट, इस तरीके का शेप है ना नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया उसमें, मतलब कि कैसा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसका शेप कैसा हो गया, ये हो गया, राइट। तो नॉर्मली ब्लड के अंदर इस तरीके से कुछ हीमोग्लोबिन जो हैं ब्लड में मिक्स होके इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। लेकिन अचानक से अगर कोई सिकल सेल एनीमिया, मतलब कि कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आ जाता है, ठीक है ना, जैसे ये ब्लड फ्लो हो रहा है, कंसीडर कि यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, नॉर्मली तो ये इस तरीके से इजीली ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का आ जाए तो ब्लड फ्लो हो पाएगा क्या, ब्लॉकेज हो जाएगा वहाँ पे। और जिस कंडीशन में ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जरूर उसके शो होंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, ये अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ सिकल सेल का। देखो बीटा हेमोग्लोबिन जीन म्यूटेशन हो रहा है, ये सिकल सेल एनीमिया है, राइट। ये जो दिख रहा है ये सिकल सेल एनीमिया है। अब ये इसके प्लियोट्रोपिक इफेक्ट जो है, ये सिंगल जीन है, एक जीन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाकी के जीन्स आपको नहीं दिख रहे। ये एक जीन है, कौन सा, प्लियोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा, सिंगल एनीमिया, सिंगल सेल एनीमिया। देखो किस तरीके से इफेक्ट शो करेगा, सी, देखो हो सकता है कि इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाए, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर पूरे बॉडी पार्ट्स में, कहीं पर ब्लॉकेज हो गई, पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड की नीड है ना, अगर ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बॉडी में जो है डिफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है ब्लाइंडनेस हो जाए, सी, आंखों में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है,
लीवर का फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। मतलब कि एक सिंगल जीन है जो बहुत सारे ट्रेट्स बता रहा है, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग अपने इफेक्ट्स बता रहा है। इसी को नॉर्मली हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, प्लियोट्रॉपी। मतलब कि इन शॉर्ट अगर ब्लॉकेज होता है तो क्या होगा, देखो ब्लड फ्लो जो है रुक जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, जिस वजह से क्या हो सकता है कि कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है जहाँ पर ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा है जिस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन तक, वहाँ पर उसका इफेक्ट हो सकता है। जीन कौन सा है? एक सिंगल जीन है कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन बॉडी के ब्लड के अंदर आ गया। उस नॉर्मल हेमोग्लोबिन ने एक एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन अगर ब्लड के अंदर एंटर हो गया, एक पर्टिकुलर जीन जिसकी वजह से ब्लड जो है कैसा हो गया, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन आ गया, सिकल सेल एनीमिया जिसको कहते हैं, तो वो एक की वजह से हो सकता है कि बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जिसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी। ठीक है, अभी हमने देखा था प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक जीन जो होता है बहुत सारे इफेक्ट शो करता है, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कि बहुत सारे जीन्स मिलकर सिर्फ एक इफेक्ट शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो इसके एग्जांपल अगर सबसे अच्छे हैं, ह्यूमन स्किन, आई कलर, हेयर कलर, ठीक है, हाइट, वेट। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सब जो है एक ही जीन है, लेकिन सॉरी बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन इफेक्ट्स कैसा है, एक ही शो करता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन अ पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। ठीक है ना, अगर बहुत सारे जीन मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, इज इनहेरिटेड is called the polygenic inheritance or the quantitative inheritance. Such genes are known as polygens. इन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजीन्स बोलते हैं या फिर मल्टीपल जीन्स भी बोलते हैं। Such type of inheritance was first discovered or the described by the Nelson Alley in 1908 and E.M. East, though it was observed that earlier by the Courtier. ठीक है ना, इन ह्यूमन बींग्स बट दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन इन द फिनोमिनन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे कि स्किन कलर, हाइट की बात कर लो, इंटेलिजेंस की बात कर लो, ठीक है, वीट में कलर होते हैं, ठीक है, उसकी भी बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कि अलग अलग चीजें, ट्रेट्स मतलब कि डिफ्रेंसिएशन, एक तरीके से अलग अलग जो है फॉर्म शो होना, which shows the polygenic or the quantitative inheritance. Unlike Mendelian inheritance, quantitative inheritance produced offsprings in many types in the F2 generation. जैसे मेंडेलियन में क्या होता था, F2 जनरेशन में बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स देखने को मिलते थे, राइट? वैसे ही क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में भी क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं F2 जनरेशन में वो बहुत सारे टाइप्स के शो होते हैं। ठीक है ना, प्रोजेनीज जो होती हैं डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। और प्रोजेनीज जो होती हैं मतलब कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जो जनरेशंस होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ जीन्स जो कि किसके थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेट के थ्रू। ठीक है, सी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस। ठीक है, ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है। द ट्रेट ऑफ द स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स शोज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इट वाज स्टडीड बाय द डेवेनपोर्ट in 1913 in USA. He studied the inheritance of skin color in the progenies of Negroes. ठीक है, मतलब उन्होंने निग्रोस की जो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स हैं उनमें स्किन कलर को जो है स्टडी किया हुआ था। निग्रो मतलब क्या है, ब्लैक कलर है ना, एंड एन अमेरिकन मतलब कि दो लोगों की डिफरेंट मतलब दो लोगों की जो डिफरेंट प्रोजेनीस हैं, जो डिफरेंट जनरेशन हैं, उसके बीच में स्टडी की थी। एक थे निग्रो और एक थे अमेरिकन, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट के बीच में। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ही कंक्लूडेड द स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन। मतलब कि उन्होंने ये देखा स्टडी करके कि जो स्किन कलर है वो 3 तरह के जीन्स के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। ठीक है ना, बॉडी के अंदर द जीनोटाइप ऑफ अ कम्प्लीटली ब्लैक पर्सन निग्रो इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो पूरी तरीके से ब्लैक है उसका जीनोटाइप किससे रिप्रेजेंट किया है,
कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। मतलब कि ये क्या है, ये इससे किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, जीनोटाइप है किसका, कंप्लीटली ब्लैक पर्सन का, ठीक है ना। वाइल डेट ऑफ वाइट इज, वाइट के लिए क्या कंसीडर किया है उन्होंने, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ये कंप्लीटली ब्लैक के लिए और ये कंप्लीटली वाइट के लिए, ठीक है ना। द फॉर्मर हैड 6 डोमिनेंट जीन्स, मतलब कि 6 तरीके के अलग अलग डोमिनेंट जीन्स या फिर एलील्स जो हैं, while the later has received recessive 6 recessive alleles, ठीक है ना। 6 डोमिनेंट जीन्स होते थे और 6 क्या होते थे, 6 क्या है, recessive alleles हैं। As the rule, their progenies must have 3 dominant and the 3 recessive genes. अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, वहां पर कितने, 3 डोमिनेंट रेसेसिव होने, 3 डोमिनेंट प्रोजेनीज होनी चाहिए थी और 3 रेसेसिव जीन्स होने चाहिए थे। मतलब कि ये क्या है, डोमिनेंट हो गया, ये रेसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रेसेसिव, ठीक है। इस तरीके से जो है पूरा एक ट्रेड था, ठीक है, प्रोजेनीज थी। देखो, द कलर ऑफ द प्रोजेनीज वर इंटरमीडिएट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 डोमिनेंट जीन्स। अब कलर इंटरमीडिएट भी हो सकता था, क्यों, क्योंकि 3 तरीके की प्रोजेनीज प्रेजेंट है। 3 तरीके की कौन कौन सी हैं, सी, ए बी सी, या फिर ए बी सी, ये 3 तरीके की जो है प्रोजेनीज प्रेजेंट है, राइट। अब देखिए, while F1 female of the one parent was married with the F1 male of the another couple, skin color of F2 individuals showed 7 different shades depending on the number of the dominant alleles present in them, ठीक है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलीज एंड पॉसिबल स्किन कलर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखो, इसको है ना, ये जो एक पूरा क्रॉस है उसके थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, एक प्योर वाइट, मतलब जो बहुत लाइट है, कैसे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी पेयर में, राइट। एक कंप्लीटली ब्लैक, 2 पेरेंट्स लिए हुए डिफरेंट, एक पूरी तरीके से वाइट वेरी लाइट और एक वेरी डार्क दैट इज ब्लैक, जिसमें कैपिटल, वाइट को किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल लेटर से, ब्लैक को किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल लेटर से, राइट। तो देखो, इनमें से जो गैमीट्स फॉर्म हुए वो कैसे थे, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, ये इसके गैमीट्स फॉर्म हुए, राइट। अब गैमीट्स फॉर्म होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग होने के बाद F1 जनरेशन फॉर्म हुई, दिस इज द F1 जनरेशन, ठीक है। ये कैसी हो गई, इंटरमीडिएट हो गई। इसको इंटरमीडिएट क्यों बोला, क्योंकि इसमें इक्वल है, 3 कैपिटल ए बी सी हैं, 3 स्मॉल ए बी सी हैं, मतलब कि ए बी सी और स्मॉल ए बी सी और कैपिटल ए बी सी दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, इसलिए ये कैसे आ गया, F1 जनरेशन कैसी हुई, इंटरमीडिएट हुई। अब जब F2 जनरेशन की बात करें, सी, तो क्या होगा, देखो, गैमीट्स किस तरीके के होंगे F2 जनरेशन के लिए, ये इसके 6 डिफरेंट ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 7 ट्रेड्स हैं, हाँ 7 डिफरेंट ट्रेड्स दिए हुए हैं। सी यहाँ पे अभी दिया हुआ था 7 डिफरेंट ट्रेड्स जो है उसके थ्रू, ये देखो 7 डिफरेंट शेड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द डोमिनेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम, है ना। ये 7 तरीके के जो है डिफरेंट शेड्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें है F2 जनरेशन में, यहाँ पर जब क्रॉसिंग होगी, ये क्रॉसिंग हमने जब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये क्रॉसिंग किस तरीके से करनी है। ये यहाँ पर जो आपने 7 ट्रेड्स लिए, 7 डिफरेंट पेयर्स लिए, ठीक है, एज इट इज आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगा। अब देखो क्रॉसिंग किस तरीके से करनी है वो भी देख लो। ये ए हो गया, ये ए, ये कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, मतलब कि ये सब क्या आ गए, पूरी तरीके से कैपिटल आ गए। मतलब कि ये कलर कैसा है, वेरी डार्क है, ब्लैक नहीं लिखना है हमको, व्हाइट नहीं लिखना है, वेरी डार्क, डार्क, वेरी लाइट, वेरी डार्क, इंटरमीडिएट, इस तरीके से जो है इसकी टर्म्स होंगी, राइट। तो ये जो पूरे कॉलम्स बने ये क्रॉसिंग करके बने हैं। कैसे बने, एक बार इसके साथ क्रॉसिंग की, फिर इसकी इसके साथ की, देन इसके साथ, देन इसके साथ, देन यहाँ पर, देन दिस और लास्ट में इसके साथ, ठीक है। ये क्रॉसिंग इस तरीके से हुई है। फिर सेम एज इट इज
देखो एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, इस तरीके से जो है क्रॉसिंग हुई है। ये आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्रॉसिंग किस तरीके से हुई है। तो अब इस क्रॉसिंग को करने के बाद क्या ऑब्टेंड हुआ वो देखते हैं। देखो, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्किन कलर का इनहेरिटेंस है वो शो कर रहा है। मतलब कि जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया एक निग्रो और एक अमेरिकन के बीच में, ये वो ट्रेड शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जो फाइनली नंबर ऑफ एलील्स आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, वेरी डार्क में क्या होगा, 6 डोमिनेंट होंगे, रेसेसिव 0 होंगे, ठीक है ना। फिर डार्क की जब बात आएगी तो वहां पर 5 डोमिनेंट होंगे, 1 रेसेसिव होगा। फेरी डार्क की बात आएगी तो 4 डोमिनेंट होंगे, 2 रेसेसिव होंगे। ये वाला काउंट यहाँ से कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, सॉरी, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, और ये वाला काउंट कैसा होगा, रेसेसिव का इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट की बात करें तो 3 डोमिनेंट होंगे, 3 रिसेसिव। मतलब समझ में आ रहा है, देखो ये इंटरमीडिएट है ना, यहाँ पर 3 क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट कौन से होते हैं, कैपिटल लेटर्स वाले होते हैं, राइट। और अगर हम रेसेसिव की बात करें तो क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स वाले जो होते हैं वो रेसेसिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेरी डार्क में क्या होता है, देखो यहाँ पर वेरी डार्क है, 6 डोमिनेंट है हमारे पास, रेसेसिव 0 है। मतलब कि हमारा जो ये ऑब्टेन हुआ था ये कैसा होगा, ये क्या है, वेरी डार्क है। ये हमारे पास कितने आए हैं वो हम रेशियो निकाल रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर देखो ये रेशियो निकाला हुआ है, इस ग्राफ में रेशियो दिखा रहे हैं। ये देखो वेरी डार्क, डार्क, वेरी डार्क, इंटरमीडिएट, ठीक है, वेरी लाइट, लाइट एंड वेरी लाइट। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट कितने हैं, 20/64, मतलब कि इतने हमारे पास डोमिनेंट है, इतने रेसेसिव है। फिर दूसरा रेशियो किसका है, ये, मतलब कि फेरी लाइट का, राइट, फेरी लाइट और फेरी डार्क का। इसके बाद थर्ड रेशियो किसका है, लाइट का और डार्क का। और फोर्थ किसका है, वेरी लाइट और वेरी डार्क का। ये तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। मतलब कि डार्क लाइट, वेरी डार्क, वेरी लाइट, फेरी डार्क, फेरी लाइट, ये सब कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं दोनों साइड से। तो ये इसका ग्राफ ऑब्टेन हुआ है। सी, देखो जब हम ये काउंट करेंगे, जैसे वेरी डार्क 1 ये हो गया, ठीक है, बाकी के कहाँ हैं, हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे इस पूरे कॉलम में 1 है हमारे पास, राइट, यहाँ पर 1 भी नहीं है, ठीक है। सी, जस्ट अ मिनट, ये देखिए उस ग्राफ में शो हो रहा था सबसे नीचे 1/64, मतलब कि जो वेरी लाइट और वेरी डार्क थे वो हमारे पास 64, ये टोटल 64 है, ये कॉलम्स जो हैं टोटल 64 है, राइट। तो 64 पेयर में से सिर्फ एक ही हमारे पास वेरी डार्क है और एक ही हमारे पास वेरी लाइट है। एक फर्स्ट कॉलम पे वेरी डार्क ऑब्टेंड होता है और लास्ट कॉलम पे वेरी लाइट ऑब्टेंड होता है, मतलब कि 1/64। ये अगर रेशियो आप याद रखते हो कि वेरी डार्क और वेरी लाइट का रेशियो क्या है, 1/64, मतलब कि 64 में से सिर्फ एक हमारे पास वेरी डार्क आएगा और एक हमारे पास वेरी लाइट आएगा। फर्स्ट कॉलम पे वेरी डार्क आएगा, लास्ट कॉलम पे वेरी लाइट आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, सी, ये हमारा एक रेशियो हो गया। ये देखो नेक्स्ट रेशियो है हमारा 6/64, है ना। मतलब कि हमारे पास वेरी डार्क की बात क्या है, डार्क और लाइट है ना, तो डार्क और लाइट जो है हमारे पास कितने हैं, 6 है टोटल। कितने आउट ऑफ 64 हमारे पास डार्क और लाइट कितने आएंगे, 64, सॉरी 6 आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फेरी डार्क और फेरी लाइट कितने आएंगे, 15 आएंगे। और जो इंटरमीडिएट्स हैं वो हमारे पास कितने आएंगे, 20 आएंगे आउट ऑफ 64। तो वो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं और ये जो ग्राफ है उसी के बेसिस पर बना। ये इसमें अब जो डार्क और लाइट होंगे, जैसे डार्क देखो 1, सी, देखो डार्क 1 2 3, है ना। इसके बाद कहाँ पे है, 4 5, ठीक है, और 1 मोर। तो टोटल हमारे पास कितने डार्क हैं, 6/64 क्या है हमारे पास, डार्क है, राइट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या है, डार्क है।
6/64 डार्क हो गए, राइट। अब हम लाइट की अगर बात करें तो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर होंगे लाइट हमारे पास, ये 3 लाइट हो गए और 3 और लाइट है, 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 6 लाइट हो गए। मतलब कि 6/64 क्या है, डार्क एंड लाइट है, ठीक है। अब 15/64 क्या है, फेरी डार्क और फेरी लाइट है, और इंटरमीडिएट कितने हैं, 20 है टोटल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16, तो इस तरीके से टोटल इंटरमीडिएट कितने हमारे पास, 20 हैं, है ना। तो ये जो रेशियो है ये हमको लिखना है, ये रेशियो आपको याद रखना है, मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये जो पिनेट स्क्वायर है ये आपको बनाते आ गया है F2 जनरेशन का, ठीक है। ये 7 जो आपके गैमीट्स के जो ये रेशियो हैं, 7 जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स किस तरीके से फॉर्म हुए, इसमें से गैमीट्स फॉर्म हुए, राइट। F2 जनरेशन, F1 जनरेशन जो आई उसमें से ही गैमीट फॉर्म हुए। तो ये जो गैमीट्स हैं ये आप एक बार अच्छे से समझ लो किस तरीके से फॉर्म हुए, फिर आप ये बोर्ड बना लो तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, देखो ये क्या शो कर रहा है, पॉलीजेनिक इफेक्ट शो कर रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसने क्या शो किया, पॉलीजेनिक इफेक्ट शो किया। मतलब कि कितने जीन्स थे हमारे पास, 3 टाइप के जीन्स थे, कौन कौन से थे, ए बी सी, पेयर में हमने ले लिए तो डोमिनेंट और रेसेसिव के फॉर्म में, तो ये सी, पेयर में हमने ले लिए तो ये हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरीके के जीन्स थे जिसने बहुत सारे इफेक्ट शो मतलब कि सॉरी एक इफेक्ट शो किया। कलर की बात कर रहे थे, ये 3 तरीके के जीन्स ने कितने सारे कलर्स बता दिए, है ना। मैनी जीन्स मिलके कितने इफेक्ट शो किए, एक इफेक्ट शो किया था। तो कलर, बात तो सिर्फ कलर की हो रही थी, कलर के अलग अलग शेड्स की हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन क्या था मेन टॉपिक में, मतलब मेन मोटो क्या था कि कलर था। लेकिन जीन्स कितने थे हमारे पास, 3 टाइप के जीन थे जिन्होंने कलर की ही बात की, कलर के अलग अलग शेड्स की बात की। तो ये था हमारा पॉलीजेनिक इफेक्ट और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।